नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी का तीसरा पाठ। सबसे पहले जो हमने पहले पाठ पढ़ा था उसका नाम था बुद्धिमान खरगोश। ये दूसरा पाठ था जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें खरगोश की बुद्धिमत्ता का परिचय दिया गया है कि खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किस तरह शेर भासुरक सिंह को मारा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ जिसका नाम है झीलों की नगरी। अब झीलों की नगरी हम सबको पता है किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यहाँ कई सारी झीलें और उद्यान हैं। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। उदयपुर का ऐतिहासिक महत्व भी है और यहाँ चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप तथा अन्य वीरों की प्रतिमाएं एवं स्मारक बने हुए हैं। उदयपुर में एक किला भी है जिसका नाम है सज्जनगढ़ किला, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग आदि देखने योग्य स्थल है। यहाँ लोग कला मंडल में भी कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं जिनका करतब देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। और उदयपुर नगर को एक सांस्कृतिक धरोहर भी है और यहाँ वर्ष भर बाहर से पर्यटक घूमने आते हैं। और उसमें यह भी है, पधारो हमारे देश का निवेदन साकार करते हैं। इस पाठ में इस तरह बताया गया है झीलों की नगरी के बारे में, उदयपुर के बारे में। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे जो इस पाठ में आए हुए हैं। ये देखो शब्दार्थ प्रसिद्ध यानी मशहूर, दर्शनीय यानी देखने योग्य, पर्वतमाला यानी पहाड़ों की पंक्ति, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, अद्वितीय यानी कि जिसके समान दूसरा ना हो। जो इस पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनके बारे में ने पता किया। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के बारे में। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। कंकु है जो कहाँ रहती है, उदयपुर में। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। कंकु कह रही है कि आइए मैं आपको झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। अरावली पर्वतमाला यानी कि पर्वतों की श्रृंखला, यानी कि पहाड़ों की पंक्ति भी कह सकते हैं। तो ये पहाड़ों की पंक्ति के बीच में स्थित है, पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं, यानी कि इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं, इसीलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। इसमें देखो पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें हैं। ये जो झीलें हैं उनका नाम है, इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। छटा यानी कि शोभा और सुंदरता, छटा उसको बोला जाता है कि बरसात ऋतु में जो वर्षा ऋतु आती है तो इन झीलों की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और ये झीलें कश्मीर से होड़ करती है, यानी कि कश्मीर के जैसे लगती है। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, क्योंकि जब वर्षा ऋतु आता है तो यहाँ पे कश्मीर जैसा माहौल बन जाता है, कश्मीर जैसी ठंड, झीलें चारों ओर हरियाली हो जाती है, इसीलिए इसको राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। जो फतेह सागर है उसके बीच में नेहरू उद्यान बना है। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जगमंदिर नाम के जल महल है। अब जल महल कौन कौन से, जगनिवास और जगमंदिर, इनका नाम है जल महल का। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। पर्यटक यानी कि सैलानी जो बाहर से आते हैं, नौका विहार जो हम नाव में बैठते हैं ना घूमने के लिए, पानी में चलती है नाव, उसको नौका विहार कहते हैं। उसका बड़े मज़े से आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। अब
उद्यान यानी आपको पता है बगीचे या बाग होता है। तो जब शाम होती है, रात होती है, जो विद्युत के प्रकाश से चारों ओर रोशनी से ये जगमगा उठते हैं और इनकी शोभा देखने योग्य होता थी। ये प्रकाश जो रोशनी है वो देखने योग्य हो जाती है। इतना भव्य सुंदर नज़ारा दिखता है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि संरक्षण यानी इकट्ठा, यानी कि जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि एक झील का पानी दूसरी झील में जाता है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला जिसको सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जो सौर वेधशाला है जिसको सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बोला जाता है, इसमें सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन होता है, यानी कि सूर्य के बारे में पता किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक यानी इतिहास से जुड़ी, इसको ऐतिहासिक आया हुआ है, इसमें ऐतिहासिक यानी इतिहास से जुड़ी हुई दर्शनीय स्थल है, देखने वाले स्थल है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। देखो, आपने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना होगा, तो महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें भव्य यानी सुंदर, तो महाराणा प्रताप के सुंदर महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है, यानी कि जो कांच का काम है जो बहुत ही सुंदर है, अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इस तरह का काम है। फतेह सागर के किनारे पूर्व और मोती नगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। जो फतेह सागर के किनारा है उसके पूर्व में एक मोती नगरी नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक यानी इतिहास से जुड़ा हुआ स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। विशाल यानी कि बड़ी प्रतिमा यानी कि मूर्ति, जो चेतक घोड़े पे सवार एक बड़ी मूर्ति है, किसकी है? महाराणा प्रताप की। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम का सूरी, भामाशाह, भीलू राणा पूंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी है, यानी कि जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति है वहां पे इन योद्धाओं की भी मूर्ति है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथाओं को दर्शाया जाता है, यानी कि इन्हीं ध्वनि प्रकाश के कार्यक्रम यानी कि मेवाड़ के गौरव गाथाओं को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। दर्शकों यानी कि देखने वाले लोगों में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। पर्यटकों यानी सैलानी होता है कि यहाँ से बाहर से आने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है, देखने के लिए आते हैं। फिर देखो, फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है, यानी कि जो फतेह सागर के पास उत्तर में स्थित एक पहाड़ी भी है जिसमें नीमच माता का मंदिर है, वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, यानी कि श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई रहती है यहाँ पे। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। जो ये पहाड़ी है, नीमच माता एक पहाड़ी पर है, जो एक पहाड़ी है उसके पीछे ही एक प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, यानी कि मूर्ति है। प्रतिमा यानी कि मूर्ति है। ये प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप का स्वर्गवास 57 वर्ष की उम्र में हो गया था, इसीलिए इसको 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, इसकी याद दिलाती है ये। यहाँ एक थिएटर भी है। थिएटर यानी होता है सिनेमाघर। यहाँ एक सिनेमाघर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है, यानी कि इनके जीवन से जो जुड़े हुए संघर्ष है उनके बारे में यहाँ एक फिल्म दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है, यानी कि कुछ और भी प्रतिमाएं लगी हुई है। उनके
साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा गया, यानी कि छोटा सा संक्षिप्त यानी कि छोटा सा परिचय भी लिखा गया है। यह एक प्रेरणा स्थल है, यानी कि ये हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि इनके हर योद्धा के जीवन परिचय के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमा में राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। दिग्दर्शन यानी कि पूरी जानकारी मिलती है इन मेवाड़ के बारे में, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है यहाँ पे। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। जो फतेह सागर है उसके पश्चिम में कौन सा किला? सज्जनगढ़ का किला। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। देखो, इसका नाम भी सज्जनगढ़ है और ये बनवाया किसने? सज्जन सिंह ने। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यानी कि अभ्यारण्य यानी जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान होता है, उसको अभ्यारण्य बोला जाता है। जैसे सवाई माधोपुर में ना एक अभ्यारण्य, जैसे भरतपुर में है अभ्यारण्य, तो ये किसके लिए बनाया जाता है? जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान होता है यहाँ पे। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, यानी कि लोक कला के जो विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ प्रति वर्ष यानी कि हमेशा हर वर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि इसमें लोक कलाओं का प्रदर्शन होता है, तो इसमें देश विदेश से कई कलाकार आते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे भी है। ये तो देखो, हमने सबने सुना है कि उदयपुर में 2 बगीचे हैं जो गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये बहुत सुंदर भी है। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। दर्शकों यानी देखने वाले लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है, यानी कि चिड़ियाघर भी है। यहाँ रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यानी कि रंग बिरंगी चिड़िया चहकती है तो हमें भी मज़ा आता है, आनंद आता है। तो यहाँ पे जो रंग बिरंगी चिड़िया हैं वो चहकती है तो सबको आनंद कर देती है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। यानी कि जब हम रेल में यात्रा करते हैं तो हम सब टिकट लेते हैं, तो हमें टिकट लेना नहीं भूलना है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती है, यानी कि जो शेर की दहाड़े हैं, जो शेर कितनी ज़ोर से आवाज़ करता है, गरजता है, उसकी दहाड़े सुनी जा सकती है। हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया है, सबको वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि दूसरी जगह भेज दिया। वहाँ स्थानांतरित यानी दूसरी जगह से भेज दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं जन्नत का नज़ारा लगता है। यानी कि जब फव्वारे चलते हैं तो जन्नत यानी स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग के जैसे नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। ये जो झीलें हैं उनके किनारे 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। हरियाली अमावस्या और गणगौर के दिनों में यहाँ मेला लगता है, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, देखने के लिए लोग आते हैं बाहर से। पास पड़ोस के लोगों की भी भीड़ जमा हो जाती है, यानी कि बाहर से लोग भी देखने आते हैं। पाँव रखने तक की, यानी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। इन मेलों में यदि आप जाओ तो चक्री, डोलर, झूलों में ज़रूर झूलना। यानी कि जब आप जाओ तो हमें इन मेलों में कभी भी आपका जाना हो तो आपको किसका झूला झूलना है? चक्री का, डोलर का, झूलों में ज़रूर घूमना है। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। प्रसिद्ध यानी इतिहास में प्रसिद्ध है यहाँ पे
कि यहाँ पे लोक कला भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक एक अनूठी पहचान है, यानी कि अलग ही पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ, देखो हमने कठपुतलियों का नाम तो सुना ही होगा, उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। कठपुतलियों का नाच हमें स्कूल में भी दिखाया गया था, हर वर्ष दिखाया भी जाता है। तो आपको पता है कि कठपुतलियों का डांस कैसे होता है, नाच कैसे होता है। तो इनको देखकर दर्शक आनंदित हो जाते हैं। देखो हम देखते हैं तो हमें भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे बाहर से लोग सभी देखने आते हैं यहाँ पे कठपुतलियों का डांस। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है, यानी कि संस्कृति से जुड़ी है। जो भी हमने यहाँ उदयपुर शहर की झीलों की नगरी के बारे में बताया, यहाँ पे मेलों के बारे में बताया, लोक कला के बारे में बताया, तो ये सब यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो मारे देश। यानी कि हमें इन सभी चीज़ों का आनंद लेना है तो हमें अब कहाँ पधारना, पधारो हमारे देश, ये निवेदन कर रही है। तो इस प्रकार हमने उदयपुर के बारे में जानकारी प्राप्त की कि उदयपुर में क्या क्या है। झीलों की नगरी है, ये अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है, इसको राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ लोक कला मंडल भी है, भारतीय लोक कला मंडल। यहाँ बाहर से लोग इसको देखने भी आते हैं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है। तो हमने इसके बारे में जाना और पढ़ा। धन्यवाद।